ओके, तो चलो देख लो, ये साइंस आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? 8, चैप्टर नंबर 8 गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, मैं वही टॉपिक लिख रहा था। इसमें टॉपिक है, पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लिखते हैं भौतिक अवस्था दो तरीके से होता है, एक होता है विरामावस्था, लिख लो सारा एक साथ लिखवाएंगे, पहले अभी टॉपिक ले लो। और दूसरा होता है गतिज अवस्था। गतिज अवस्था मतलब विरामावस्था क्या होता है और गतिज अवस्था क्या होता है, ये दो, ये भौतिक अवस्थाएं के पार्ट हैं, इसको हम देखेंगे अभी। चलो ठीक है, विरामावस्था का मतलब क्या होता है, जो चीज एक जगह पर रुकी हुई है, और गतिज अवस्था मतलब तो चल रही हो उसके बारे में। अभी इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, आगे लिख लो। ये जो गतिज अवस्था होता है बेटा, गतिज अवस्था, गतिज अवस्था जो होता है वो दो तरीके से डिवाइड करके आप पढ़ सकते हो। एक होता है एक समान गति, एक समान गति, और दूसरा इसका पार्ट होता है असमान गति। असमान गति क्या ये बता सकते हो एक समान गति का मतलब क्या होता है? एक तरफ से एक तरफ से गति करता है। एक तरफ से नहीं, इसका मतलब ये है बेटा, उसके जो गति है, जैसे मान लो तुमने 15 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहे हो, ठीक है, या 15 किलोमीटर पर हावर से जा रहे हो, इसका मतलब आपके जो स्पीड है वो 15 हमेशा बनी रहे ना, कभी 15 से ना नीचे, कभी ना 15 से ऊपर, कंटिन्यूअस सेम चलता है। लेकिन असमान गति का मतलब होता है कभी कम, हाँ ऐसे ऊपर नीचे करते रहो, ठीक है। ये जब बाइक चलाते हैं लोग ऐसा करते हैं, ठीक। और चलो, अब असमान गति भी दो तरीके से आ सकती है। असमान गति, असमान गति कैसे आ सकती है, मैंने एक बताया था, जैसे कि गाड़ी है तुम्हारे, जब एक्सेलरेशन आप बढ़ाते हो तो आपकी जो स्पीड होती है सडन इंक्रीज करती है ना, सडन इंक्रीज करती है। तो इसके लिए हमको एक्सेलरेशन को हमने हिंदी में क्या बताया था? त्वरण, याद है? हाँ, त्वरण बताया था। मतलब त्वरण अगर आप लगाते हो तो आपकी जो गति होगी वो असमान हो सकती है, ठीक है। और दूसरा, आप मंथन गति भी कर सकते हो। मंथन गति मतलब जब आप एक्सेलरेशन आप बढ़ाओगे गाड़ी का तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन आप जब एक्सेलरेशन सडन कम करोगे तो आपकी गाड़ी सीधे से मतलब डायरेक्ट आपकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। एक होता है ना, गाड़ी बहुत तेज स्पीड जा रही है, तुमने ब्रेक मारा और एक्सेलरेशन कम किया, तुरंत गाड़ी तुम्हारी एकदम बहुत स्लो हो गई। और एक एक्सेलरेशन तुमने बहुत तेज लगा दी, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज हो गई। तो वो दोनों कंडीशन किस में आएगी? असमान गति में। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? लिख लिया, लिख लो। करो, यहां तक लिखा बेटा? यस सर। चलो आगे देखो, आगे ये जो त्वरण होता है, जैसे कि हमने इसको बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ए से बताया था। और जो त्वरण होता है वो दो तरीके से आप हो सकता है। आप ये तो आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, प्लस में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? देखो, उसको हम बोलेंगे एक तरीके से एक्सेलरेट करना, आपकी गाड़ी की इंक्रीज हो रही। और एक होगा एक्सेलरेशन आप डिक्रीज करना, एक्सेलरेशन डिक्रीज, तो हो जाएगा मंदन गति, मतलब स्पीड आपकी घटेगी। आपका जो त्वरण होता है दो तरीके से हो सकता है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। इसमें जो त्वरण पढ़ना है दो तरीके के पढ़ना है आपको। जो त्वरण होगा वो आप समान त्वरण लगाओ, समान त्वरणी, समान त्वरणी गति। इसका मतलब आप पूरे रास्ते आपकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, ठीक है। और एक होता है असमान, असमान त्वरणी गति। इसका मतलब आप एक्सेलरेशन कभी कम कर रहे हो कभी ज्यादा कर रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, आप बदल रहे हो ना। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की वैल्यू कभी आप 2 ले रहे हो, कभी 3 ले रहे हो, कभी 4 ले रहे हो, कभी 5 ले रहे हो। और इसमें आप अगर एक बार ए ले लिए, ए की वैल्यू अगर 2 ले लिया तो आप पूरे रास्ते तो सिर्फ 2 चलोगे। यहाँ पे आप ए की वैल्यू कभी 2 ले रहे हो, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी -1, कभी -2।
तो ऐसे, ठीक है, माइनस नहीं जाओगे इसमें क्योंकि नहीं तो वो मंदन में चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब मंदन, मंदन मतलब क्या होगा, आपकी स्पीड कम करवानी है। वो भी दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका है समान मंदन, समान मंदित, इतना हाइट कहां से आ रहा है, एक हो गया समान मंदित गति, और आपका नेक्स्ट पॉइंट है असमान मंदित गति, ठीक बेटा। मतलब ये या समान हो सकता है या फिर असमान हो सकता है। अब इसके बाद मैंने एक बताया था गति के समीकरण बताया था ना, गति के समीकरण कितने बताए थे, 3 बताया था। समीकरण, गति के समीकरण मैंने 3 बताया था, तीनों फार्मूला याद है आपको। वेग चालू होगा, ये देखो लिखता हूं, आप देखो, जो पहला वाला था इसको बोलेंगे प्रथम समीकरण। इसका जो फार्मूला हमने लिखवाया था v इक्वल टू में u प्लस में at, याद है। ऐसा लग रहा है बड़ा काफी टाइम हो गया है। नहीं सर, ये पढ़ा था, इसका फॉर्मूला वाला है। ठीक है, प्रथम समीकरण था v इक्वल टू में u प्लस at। सेकेंड वाला क्या था, द्वितीय समीकरण क्या था, इसका s इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर ना, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ये सेकंड था आपका। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में था ये तीसरा समीकरण, इसको हम बोलेंगे तीसरा समीकरण। हाँ, ये जगह v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है, यहां तो हो गया। एक नेक्स्ट पॉइंट और आपको जो पढ़ना है इसके अलावा, वो पढ़ना है वृत्तीय गति क्या होती है। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई एक आप सर्कुलर पाथ पे आप घूमते रहते हो ना, तो वहां पे आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, स्पीड क्या, ये सारी चीजें वहां पे हम देखेंगे। और ये जो वृत्तीय सर्कुलर आप देखोगे, इसमें जो आपको मतलब पढ़ना है वो एक त्वरित गति वाला पढ़ना है, एक त्वरित गति। इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ। कहाँ भजन चल रहा है यार, ये क्या हो रहा है, अभी और करो जब तक 8 नहीं बजाता। एक त्वरित गति, ठीक है बेटा, यहां तक लिख लो आप पहले, तब बताते हैं आपको। चलो एक बार ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, हमें क्या क्या पढ़ना है, जो मैंने लिखा वो सबको एक जगह लिख के बता देते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने बताया अवस्था के बारे में, भौतिक अवस्था। आप किसी चीज को देखोगे वो 2 स्टेज में पाई जाएंगी। पहला या तो वो रुकी होगी तो उसको बोलेंगे विराम अवस्था, ठीक बेटा, और दूसरा या तो फिर गतिज अवस्था में होंगे, गतिज अवस्था, गतिज अवस्था आगे मत करो, ठीक है, या तो वो रुकी होंगी या तो वो फिर चल रही होंगी, ठीक है बेटा। अब इनका जो गति होगा क्या होगा, गति, ये 2 तरीके से हो सकता है गतिज, या तो समान रूप से चल रही होगी कोई चीज, या तो फिर असमान रूप से, ठीक बेटा, कोई चीज समान रूप से चलेगी या फिर असमान। अब असमान गति क्यों होगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, मैंने उसको बोला त्वरण। असमान गति किसी चीज में तब आ जाएगी जब उसमें त्वरण पैदा होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे त्वरण गति, या फिर मंदन। 2 तरीके, त्वरण आएगा या फिर मंदन आएगा। अब त्वरण भी 2 तरीके से मैंने बताया, एक समान और असमान, समान हो सकता है या फिर असमान हो सकता है, असमान। और ये भी सेम वही, समान होगा या फिर असमान होगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देख लेना। और इसके बाद मैंने क्या बताया, गति के समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, गति की समीकरण, या इंग्लिश बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो यहां से बोलेंगे इसके 3 होते हैं ना। पहला हमने v इक्वल टू में u प्लस at, सेकेंड हमने बताया s इक्वल टू में u, ये लिखना नहीं है,
AT स्क्वायर, क्योंकि ये रिवाइज करवा रहा हूँ जो अभी लिखे हो, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as बेटा, ठीक है। बस देखो, जितना ज्यादा आप देखोगे पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, लिखना की जरूरत नहीं है बार बार लिखने की। यहाँ पे हो गया, और एक हम लास्ट में और पढ़ेंगे, वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। अब हमें जो सबसे पहले पढ़ना, हम सबसे पहले अपना हेडिंग डालेंगे ये विरामावस्था, ठीक है। तो सबसे पहले इसी हेडिंग पे चलते हैं, विरामा। अब मेरे साथ साथ लिखते चलना, विरामावस्था की डेफिनेशन क्या है वो मैं लिखूंगा, आप भी लिखो, फिर मैं आपको समझा देता हूं। इसमें लिखना है, कोई वस्तु विरामा अवस्था में तब कहलाएगी, विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो, ठीक बेटा। देखो रहा हो, ठीक है, रहा हो। देखो, कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष क्या होगा, उसमें कोई बदलाव। जैसे मैं बताता हूं, हमने जो भी पढ़ा होगा एक्सिस के हिसाब से पढ़ा होगा। सपोज करो यहां पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट ये बी है। मान लेते हैं ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, और यहां पे आपने देखा कि कोई बच्चा खड़ा है, सपोज करते हैं, ठीक है, कोई बच्चा खड़ा है और आप यहां पे खड़े हो। आप मान लो टाइम काउंटने के, टाइम मतलब मान लिया हमने 1 सेकेंड, फिर 1 आवर, फिर 3 आवर। आपने टाइम बदला, 1 सेकेंड बाद देखा बच्चा यहीं पे खड़ा है, 1 घंटे बाद देखा भी बच्चा यहीं खड़ा हुआ, 3 घंटे बाद भी देखा बच्चा यहीं खड़ा। मतलब आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो तब भी बच्चा यहां से कहीं खिसक ही नहीं रहा। मतलब यहां पे बोला है किसी एक बिंदु के सापेक्ष, मतलब इस पॉइंट के सापेक्ष हमने देखा ये बच्चा कहीं बदल नहीं रहा अपनी पोजीशन को, जहां खड़ा था वहीं पे खड़ा है। या फिर यहां पे कोई बॉल रख दो, वो इधर उधर जा नहीं रही है, सिर्फ जहां है वहीं पे है, हम किसी और पॉइंट से देख रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो बॉल होगा या वो जो बच्चा होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा, विरामावस्था में। मतलब जब इसके वजह से जब हम स्पीड लेते हैं तो वहां पर लिखते हैं u इक्वल टू 0। u जहां पे हमारी होती है इनिशियल, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल देखो u यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा 0। विरामावस्था कंडीशन जब होगी वहां पे स्पीड मतलब वहां पे 0, मतलब उसमें कोई स्पीड नहीं है, वो जहां पे है वहीं रुकी हुई है। ये पहला समझ आया विरामावस्था। कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो, मतलब वो जहां है वहीं पड़ा रहे हमेशा के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारा गतिज अवस्था। गतिज अवस्था, इसमें लिखना यदि क्या, अरे तुम शांत नहीं रह सकते हो, तुमसे क्या लेने देना है, किसने छोड़ा किसने नहीं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो या फिर किसी एक ठीक है, लिखो यहाँ पे क्या लिख लिया, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार
लगातार बदलाव हो, या फिर या फिर किसी एक बिंदु के किसी एक बिंदु के सापेक्ष किसी एक बिंदु के सापेक्ष तब यह जाओ जल्दी आना, तब यह वस्तु गतिज अवस्था में कहलाई जाएगी। लिख लिया? चलो सुनो, मैंने क्या बोला, यदि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो की स्थिति में, मतलब उसको देखोगे अगर लगातार बदलाव हो रहे, लगातार, एक बार नहीं लगातार बदल रहा हो, या फिर हम बोल सकते हैं किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष, तब वह वस्तु क्या होगी, गतिज अवस्था में। जैसे मैंने बताया था कि ये मान लेते हैं एक बच्चा है, सपोज करो यहाँ पे पॉइंट ए पे और आप यहाँ पे खड़े हो पॉइंट बी पे। यहां से ये देख लो, पहले टाइम t1 पे यहाँ पे था, जब टाइम t2 था तो बच्चा यहाँ पे आ गया, फिर t3 पे यहाँ पे आ गया ना, फिर ये t4 पे देखे यहाँ पे, ऐसे मतलब ये बढ़ता जा रहा है एक्स एक्सिस पे या किसी भी डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है, मतलब वहीं पे रुका हुआ नहीं है। हम जैसे जैसे टाइम बदलेंगे वैसे वैसे उसकी स्थिति में क्या हो रही है, बदलाव हो रहा है। तो ऐसे अवस्था में क्या होगा, उसको बोलेंगे क्या, गतिज अवस्था में है। गतिज मतलब वो मोशन में है, वो बदलाव अपने कर रहा है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, गतिज अवस्था के प्रारूप। इसमें लिखना है विभिन्न तरह के पथ पर विभिन्न तरह के तरह की गतिज अवस्थाएं होती हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं, पहला घूर्णन गति, ये किस पाथ पे आप देख सकते हो, तो वो होगा गोलाकार पथ पर। दूसरा कोई एग्जांपल आप देखो, अगर रेखीय गति आपको चाहिए, रेखीय गति, तो ये आपको देखने को मिलेगा रेखीय पथ पर। तीसरा एग्जांपल लिख लो, अगर आपको कंपन गति देखनी है, कंपन गति, तो ये आपको देखने को मिलेगा दोलन पथ पर। लिख लो, फिर समझाते हैं आपको। तो क्या है, कंपन गति है, उसके बाद दोलन पथ। लिख लिया, समझ। देखो हमने कहा गतिज अवस्था के लिए मतलब उसमें जो स्पीड होगी कंटिन्यूअस बदलती रहेगी। आप एक पोजीशन से देखोगे तो हमेशा देखोगे कि उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी या तो घटती रहेगी, लेकिन वो एक जगह पे रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गतिज अवस्था। ये समझ में आ गया। अब देखो गतिज अवस्था कई तरीके हो सकती हैं। जैसे अगर हमारे पास गोलाकार पाथ है, कैसा गोलाकार, सपोज करो आपके पास ऐसा पाथ है,
तो इसमें जो आपकी गाड़ी चलेगी या आप गोल गोल घूमेंगे तो ऐसे जब मोशन होगा, ऐसे वाली गति को हम बोलेंगे घूर्णन गति। क्या बोलेंगे बेटा? घूर्णन गति। और दूसरा, अगर रेखी पथ, रेखी मतलब सीधा रास्ता, आपका रोड अगर सीधा है तो इस तरीके, इस पे जो गति होगी उसको बोलेंगे रेखी गति। कंपन मतलब सिर्फ का। हाँ, कंपन का मतलब होता है वाइब्रेट करना। जैसे कि आपके पास, हाँ, जैसे मान लो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अगर इसको खींच लो या फिर दबा दो, इसे छोड़ोगे फिर वो वाइब्रेट करती रहेगी। वाइब्रेशन को ही हिंदी में बोलते हैं कंपन गति, वाइब्रेशन मोशन या फिर कंपन गति। ये बना लो पाथ, पहले के लिए सर्कल वाला बना लो, दूसरे के लिए आप ये रेखी वाला बना लो, और कंपन के लिए स्प्रिंग वाला बना लो। आगे देख लो अदिश राशि क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। एक तो राइटिंग नहीं सही जा रही, बताओ काम। अदिश राशि क्या होती है बताओ प्रवीण, मैंने बताया था। एक अदिश राशि होती है और एक होता है सदिश राशि। मैंने बताया था एक जगह रखी होती है। ना, देखो हमने इसको ब्रेक करके बताया था। सा मतलब होता है साथ में, एक तरीके से याद कर सकते हो, और दिस मतलब दिशा, दिशा, जिसमें दिशा के साथ हो क्या हो, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण मैग्नीट्यूड। अगर किसी चीज में मैग्नीट्यूड भी है और उसमें दिशा भी है तो वो राशि कैसे कहलाएंगी? सदिश। और लेकिन अगर सिंपल सा सिर्फ दिशा ना हो और इसमें मैग्नीट्यूड हो या फिर परिमाण हो तो वो क्या कहलाएंगी? अदिश राशि। तो इसको लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। रिकॉर्डिंग होती है। हाँ, तुम बोल रही हो ना, तुम्हारी भी जा रही है। बात है ये। अच्छा, लिखो, यदि किसी भौतिक इकाई, इतना हिंदी है, भौतिक इकाई का केवल एक मोल, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल एक मोल हो और दिशा दिशा ना हो तब वह भौतिक राशि या फिर वह भौतिक इकाई अदिश राशि कहलाएगी। अदिश राशि कहलाएगी या फिर अदिश राशि में गिनी जाएगी। एग्जाम्पल लिख लो इसके। देखो मैंने बताया अदिश राशि क्या होती है? यदि किसी भौतिक इकाई का केवल एक मोल हो, मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो या परिमाण हो, ठीक है बेटा, और उसमें दिशा ना हो। देखो यहां मैंने लिखा है, मैंने दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो सिर्फ परिमाण हो तो वो क्या कहलाएंगे? अदिश राशि कहलाएंगे, अदिश राशि कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में, समय, समय में कोई दिशा होता है? जिसमें मैंने बताया 2 सेकंड या 10 सेकंड या 10 घंटे, तो उसमें दिशा दिख रही है? नहीं। तो इसका मतलब जो समय होगा वो क्या होगा बेटा? अदिश राशि। विस्थापन होता है, नहीं द्रव्यमान, द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान। और क्या हो सकता है? चाल, दूरी, ये सभी क्या है? अदिश राशि। ईटीसी लिख लो या इत्यादि लिख लो, हिंदी में इत्यादि। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सदिश राशि हो गई तो अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी अदिश राशि हो गई, सदिश राशि की बात कर लेते हैं। हेडिंग डालो नेक्स्ट, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है इसमें लिख लो।
का केवल एक इन भौतिक इकाइयों का इन भौतिक इकाइयों इन भौतिक इकाइयों का इन भौतिक इकाइयों का मोल एवं दिशा दोनों ही होती है। इसमें क्या होगा, ये मोल हटाओ यार, यहाँ पे ये मोल ना फीलिंग सही नहीं दे रहा, इसको काटते हैं। इसके जगह हम लिख देना परिमाण। परिमाण का मतलब होगा मैग्नीट्यूड, मतलब कुछ उसकी वैल्यू होगी ना, मतलब उसका कुछ वैल्यू होगा और उसमें दिशा भी होगी, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। उसमें भी परिमाण कर लेना जहां मैंने मोल लिखाया है, एक परिमाण हो, ठीक है बेटा। मोल एक तरीके से उसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहां से देखो, तो इसमें आप एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने विस्थापन सबसे आसान, विस्थापन और वेग और त्वरण और बल और गति 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 सर गति, तो वही हो गया दोनों। चलो ठीक है, इतना लिख लो और आएगा तो बताएंगे इत्यादि। अभी तो फिलहाल इतना, ठीक है। सदिश राशि समझ में आ गई। इन भौतिक राशियों में क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा। तू आया तो नहीं तरह से खुद ही नेक्स्ट आपका नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। दूरी और विस्थापन, हमने डिफरेंस बताया था ना, क्या होता है दूरी और विस्थापन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी देखा उसने पेपर दिखाया था 9th वाला, उसमें भी पूछा था ना, उस दिन मैंने कराया भी था दूरी और विस्थापन में। मैंने क्या बोला था, सपोज करो ए पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। आपके पास ए से बी जाने के लिए मान लेते 3 रास्ते हैं। ये फर्स्ट हो गया और एक ये सेकंड हो गया, सेकंड मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ये आपका सेकंड रास्ता हो गया मान लेते हैं, और एक आप ऐसे गए फिर ऐसे घूम के आपके ये पास थर्ड रास्ता हो गया। फर्स्ट रास्ता ये हो गया थर्ड रास्ता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सबसे पहले दूरी। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखवा के बात करता हूँ, लिखो मेरे साथ भी लिखो। वास्तविक, एक मिनट, वास्तविक पथ, या फिर बोल सकते हैं उसको जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है। वास्तविक पथ का माप उसकी दूरी कहलाती है।
ठीक है, लिख लिया बेटा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये सुनो। देखो वास्तविक पथ मतलब जैसे हमारे पास 3 रास्ता है तो तीनों रास्ते की बात करो। जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक मतलब होता है जहां पे वो स्टार्टिंग चला था, अंतिम स्थिति जहां पे वो पहुंचा है। जहां से चला था पॉइंट ए से चला था, कहां पहुंचा, पॉइंट बी पे चला है। ये पाथ, ये जो रास्ते हैं, ये तीनों रास्ते क्या शो करती हैं, दूरी। ए भी रास्ता आपको दूरी बताएगा, ए भी रास्ता दूरी बताएगा, ए भी रास्ता दूरी बताएगा। मतलब दूरी की आप डिफिनेशन क्या लिखोगे, वास्तविक पथ, या फिर ब्रैकेट में लिखोगे जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है। वास्तविक पथ का माप उसकी दूरी कहलाती है। मतलब ऐसे बोल सकते हो कोई भी वस्तु पॉइंट ए से मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में जितना चलता है वो उसका क्या कहलाता है बेटा, दूरी कहलाता है। बैठो अभी तो, दूरी कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दूरी के बारे में लिख लो। दूरी के बारे में लिखो। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। इसमें क्या होता है, इसका केवल, क्योंकि इसमें केवल क्या होता है, मापन होता है, मापन होता है या परिणाम होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, दिशा नहीं होता। इसमें दिशा मैंने कट कर दिया, इसका मतलब इसमें दिशा नहीं होगी, क्या होगा, केवल मापन होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है, तो एक जगह से चले वापस उस जगह पर आ जाए। ना 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 ऐसा नहीं है। सबसे छोटी दूरी बताया था ना मैंने, याद हो तो। किसी, देखो, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम, के बीच की न्यूनतम दूरी का मापन होता है, या फिर उसकी वैल्यू होती है, उसे क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और यहाँ पे स्टार बना के लिख लो, जो विस्थापन है, मैंने क्या बताया अभी, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। इसमें दिशा हो। हाँ, सदिश। विस्थापन एक सदिश, बैठ रहो, सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। चलो यहाँ पे देख लो, लिख लिया आपने। चलो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया, विस्थापन क्या होता है, सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी ए है। ये भी आपका कहला, सॉरी एक कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो ये भी रास्ता आपके पास है, पहला, दूसरा, तीसरा। आपके पास 3 रास्ते हैं, तीनों को हम क्या बोलेंगे बेटा, दूरी बोल सकेंगे। तीनों दूरी हैं, लेकिन इसमें अगर पूछ लिया जाए विस्थापन कौन होगा, सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी दूरी क्या होगा, जो सीधा होगा, जो सबसे सीधा होगा वही सबसे छोटा दूरी होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, एक और मैं बताता हूं। देखो कभी कभी विस्थापन, देखो यहां पर लिख देता हूं, लिखो यहां पे, जो विस्थापन होता है, विस्थापन देखो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। प्लस माइनस जीरो, इसका मतलब बड़े इसका हो सकता है, मतलब उसकी वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और निगेटिव में भी आ सकती है और जीरो भी हो सकता है।
सबसे पहले हम प्लस कैसे हो सकता है, क्योंकि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो, कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो ये 5 किलोमीटर है, तो ये किस में है, प्लस में है। लेकिन माइनस कैसे आ सकता है, जैसे ये मान लो हाँ, जैसे आप पॉइंट ए से गए कितना बी पर, मान लो 5 किलोमीटर गए ईस्ट डायरेक्शन में, इधर गए, लेकिन आप यहां से फिर वापस आ गए इसके पीछे, मान लेते हैं ये 5 था, तो ये 5 ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर वापस आ गए, तो ये वाला यहां से जो डिस्टेंस जो बचेगा, इधर 5 है, तो ये कितना करे, -5 किलोमीटर। अब कैसा आ गया, निगेटिव में आ गया ना। जीरो कैसे आ सकता है, जैसे मान लो आप यहां से गए इस पॉइंट बी पे गए और बी पॉइंट से फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। या फिर आप अगर सर्कुलर पाथ पे चलते हो, सपोज करो आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हो, घूम के फिर यहीं पे आ जाते हो, तो वहां पे विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा, आपका जीरो हो जाएगा। मतलब इस तरीके से विस्थापन क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक, ये बना लो ना। दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है वो बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो पूछा जाता है आपसे, तो वो लिख लो वो भी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, दूरी और विस्थापन में डिफरेंस। एक तरफ लिख लो दूरी और एक तरफ लिख लो विस्थापन। ऐसे एक ही साथ लिख दिया, नहीं कोई ना, दूसरे लाइन में लिख लो, एक तरफ लिख लो दूरी, एक तरफ लिख लो विस्थापन। एक सेकंड रुको, ठीक है, एक तरफ दूरी एक तरफ विस्थापन लिख लिया आपने। चलो पॉइंट नंबर 1 लिखो इसमें, दूरी में। इसकी डिफिनीशन समझ में आ गई आपको ना, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, केवल मापन होता है इसमें। हाँ देखो यहाँ लिखो, वास्तविक पथ, क्या, वास्तविक पथ, वास्तविक पथ का मापन क्या होगा बेटा, दूरी होगा। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है इसमें लिख लो, प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी, मतलब सबसे छोटी दूरी। दूसरा पॉइंट लिख लो, दूरी कैसी राशि हमने बताया था, अदिश राशि ना, अदिश राशि। और विस्थापन को मैंने क्या बोला था बेटा, हाँ सदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि। तीसरा इसमें लिख लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, धनात्मक यानी हमेशा प्लस में होगा। ठीक है बेटा, लेकिन इसको मैंने क्या बताया था, विस्थापन, हाँ ये इसको मैंने बताया धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब माइनस, और शून्य मतलब जीरो। तीनों में से कोई भी हो सकती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, दूरी विस्थापन के, दूरी विस्थापन के बराबर, दूरी विस्थापन के बराबर और विस्थापन से बड़ी, विस्थापन से बड़ी हो सकती है।
हो सकती है क्या या होता है, लिख लो। हो सकती है नहीं, यहाँ सही सेंटेंस रहेगा बड़ी होती है। इसमें लिख लो बड़ी होती है। इसमें क्या होगा, जो विस्थापन होगा, विस्थापन दूरी के बराबर बराबर होगा या फिर कम होगा। मतलब विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ी नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वास्तविक पथ पे जो चले, मतलब जितने भी रास्ता आपको दिखाएं ए से बी जाने में, सभी क्या है, दूरी है। लेकिन दूरियों में जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या होगा, विस्थापन होगा। समझ आई? दूरी क्या है, अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि। देखो याद करने के लिए, अगर तुम भूल जाओ विस्थापन सदिश है अदिश, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, छोटा सा सा लिखा है। सा लिखा है, सा का मतलब क्या हो जाएगा, सदिश। इसमें सा लिखा नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, अदिश। समझ में आ गई बात? देखो, और इसमें दूरी बेटा क्या होगा, हमेशा धन में होगी, प्लस में, धनात्मक रहेगी। लेकिन ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ठीक है। और मैंने बताया दूरी होगी विस्थापन के बराबर और विस्थापन से बड़ी होगी, और इसमें विस्थापन दूरी के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी। मैं ये तीनों समझा देता हूँ, ये वाला पॉइंट और तो मैंने समझा दिया, लेकिन ये वाला पॉइंट एक बार समझ लो, इंपॉर्टेंट है। देखो, सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमें जाना है ए से बी। पहला रास्ता ये मान लेते हैं, दूसरा रास्ता हम यहां से गए यहां और यहां से यहां गए। ठीक बेटा, ये दूसरा रास्ता हो गया। एक तीसरा रास्ता हम मान लेते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चले गए, ये तीसरा रास्ता हो गया। देखो, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमारे पास तीन रास्ते हैं ए से बी जाने के। दिया बेटा शांति से, आराम से। तो तीन रास्ते हैं ए से बी जाने के। तो इसमें देखो, ये जो सबसे छोटा वाला होगा, तीनों रास्ते में जो सबसे छोटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। और लेकिन ये जो विस्थापन है यही दूरी भी है, क्योंकि जितने भी रास्ते हैं सभी दूरी होंगी। ए भी दूरी है, ए भी दूरी है, ए भी दूरी है, दूरी तीनों है। लेकिन अगर कोई बोले विस्थापन कौन सा है, तो ये पहला रास्ता ही केवल विस्थापन है। तो ये वाली जो दूरियां है, देखो, दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है या उससे बड़ी होगी। लेकिन विस्थापन को देखो, या तो इससे इसी के बराबर होगी, या फिर इस वाले से, अगर मैं इस वाली दूरी को बोलूं और इससे कंपेयर करूं तो इससे छोटी होगी, लेकिन इससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। समझ में आई क्या बात? जैसे अगर मैं वैल्यू रख दूं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और यहां से ये 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर और ये यही रास्ता है ना, ये तो इसी के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर। ये मान लेते हैं ये जो है 7 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। तो ये टोटल अगर जोड़ो 7 5 12, तीसरा वाला रास्ता कितना है, 12 किलोमीटर। और पहला वाला रास्ता कितना है, 10 किलोमीटर। तीसरा वाला रास्ता कितना है, 20। ये 5 और ये 5 10 और ये 10 कितना हो गया, 20 किलोमीटर। तो देखो, सबसे छोटा 10 किलोमीटर है और यही सबसे छोटा दूरी है, तो ये विस्थापन हो जाएगा। हमने कहा विस्थापन है लेकिन दूरी भी है। लेकिन अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो देखो, विस्थापन इससे छोटा आ रहा है दूरी से, और इसमें कंपेयर करूं तब भी विस्थापन छोटा आ रहा है। समझ में आ गया? इसका मतलब हो सकता है विस्थापन जो है, विस्थापन दूरी के बराबर होगी या फिर इससे छोटा होगा। विस्थापन के बराबर होगी या फिर छोटा होगा। लेकिन दूरी की अगर मैं बात करूं, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक लिखो बस। इसके बाद 2 मिनट आपका लेंगे, 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा देंगे जितना हमने पढ़ाया अभी तक। ठीक है बेटा? क्योंकि हो सकता है पढ़ते पढ़ते हम भूल जाए, तो मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा के आपको छोड़ देता हूँ।
लिख लिया? ठीक है, देख लो हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार। मैं लिखता हूँ, एक मिनट। ठीक, मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? विरामावस्था, विरामावस्था, और क्या पढ़ा? गतिज अवस्था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? सदिश राशि और अदिश राशि। वहीं रहो बेटा अभी तो। सदिश राशि और अदिश राशि। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? दूरी, दूरी और विस्थापन हमने पढ़ा। आज हमने जो पढ़ा ये देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4 और ये 5 पॉइंट हमने पढ़ा है, ठीक है। और इसमें तुम्हारे ख्याल सारी चीजें डाउट कोई है नहीं, तो एक होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन, बस आराम से चले जाओ। इसमें लिख लो, क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां A और B हैं, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाओ दिया बेटा तुम। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं क्या है। यदि कोई वस्तु है, एक वस्तु है, किस पे जा रही है? अर्धगोलाकार पाथ है। जैसे ये हो गया अर्धगोलाकार, मतलब आधा गोला है। ये बन नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। ये आधा गोला, ठीक है बेटा। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ए पॉइंट बी है, आपको ए से बी जाना है। तो इसमें बोला उसका त्रिज्या, अगर ये सेंटर होगा बेटा, मतलब इसका केंद्र होगा, तो ये क्या होता है? ये तो इसकी त्रिज्या होती है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और त्रिज्या की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां, मतलब ये हो गया प्रारंभिक वाली, मैंने ऐसे लिख दिया प्रारंभिक वाली, और आ मतलब हो गया अंतिम स्थितियां। ए और बी है, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी बताना है। तो इसके पास ए से बी जाने के लिए कितने रास्ते हैं बेटा? 2 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता। ये मान लेते हैं पहला है और ये दूसरा है। तो इसको क्या बताना है? विस्थापन बताना है और दूरी बताना है। तो आप ये सॉल्व करके ले आना, ठीक है? समझ में आ गई बात? एक बार सॉल्व करना, मैं नहीं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है बेटा? यहां तक लिख लो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट, ठीक है?